चलो देखो, बिल्कुल आएगा, सेमीकंडक्टर इस बार पूरा आएगा भाई। ग्रेविटेशन अगर आज ही हुआ ना लेक्चर 1 तो इस बार नहीं आएगा, बाकी अगले वीक में पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो देखो ग्रेविटेशन में जो है हम लोग को बेसिकली जो है ना फॉर्मूला वगैरह जो भी, जैसे एक तो पार्ट आएगा कौन सा, इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला पार्ट है, दूसरा आएगा पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। तो जस्ट इसके बाद जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे, तो सारा जो डेरिवेशन है आप लोग का वो सारा कराया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे हम लोग बस उसका फॉर्मूला लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जो एडिशनल पार्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हमारा जो केपलर्स लॉ है, या जो एस्केप वेलोसिटी है, या फिर जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो वो सब थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो ग्रेविटेशन में सबसे पहले जो है इसके बारे में जो ऑब्जर्व किया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है सेम एक्सेलरेशन से, वो ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी मास हो, चाहे उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका कुछ कुछ भी मास हो, तो वो हमेशा सेम एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये चीज प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स को रोल कराया पहले। ठीक है, रोल करा करके उसने ये चीज मेजर किया, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर की, और वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर की वो लगभग 9.8 के आसपास ही आया, जो कि आज भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी के बराबर आता है। तो सबसे पहले यही ऑब्जर्वेशन था हमारा गैलीलियो के द्वारा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट किया जाएगा अर्थ की तरफ। ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब उसके बाद कुछ सालों के बाद, लगभग 70 साल के आसपास ये हुआ कि न्यूटन ने अपना एक रिसर्च वर्क पब्लिश किया, प्रिंसिपिया नाम उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें उसने इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताया कि एक्चुअल में हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के द्वारा ही अट्रैक्ट नहीं किया जाता है। हर एक मास जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में। उसने ये प्रिंसिपिया नाम का जो रिसर्च वर्क था उसमें इसने पब्लिश किया, और उस समय उसने बताया कि जो भी दो पॉइंट मास अगर हम लोग कंसिडर करें, एक m1 मास और दूसरा m2 मास, जो कि अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके, क्या हो गया जी, हाँ, और उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर उसने बताया कि F इक्वल्स टू, जो हमने कांस्टेंट निकाला, यहां से एक कांस्टेंट लेते हैं, F इक्वल्स टू कितना, G m1 m2 अपॉन किसके, R स्क्वायर के बराबर। ये जो कैपिटल G होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, ना तो ये किसी मीडियम पे डिपेंड करता है और ना ही स्पेस में या कोई भी पोजीशन पे, जगह पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की वो हमने कैलकुलेट कर रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल्स टू किसके बराबर, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ये जो G है वो हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे एक दो वर्ड यूज होगा, एक तो ग्रेविटी और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशन की बात करेंगे। तो बेसिकली ग्रेविटेशन जो होता है वो किसी भी दो मास के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वही उसका एक पर्टिकुलर केस अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो ग्रेविटी कहलाता है। यानी अगर अर्थ जो है वो किसी मास पे अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर किसी भी दो मास के बीच का अगर हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली ग्रेविटी जो होता है वो, सॉरी, ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पर्टिकुलर केस होगा जिसमें हम बोलेंगे कि अर्थ के द्वारा जो एक्सर्ट किया जाता है। ये जो जी की वैल्यू है वो हमने एक कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके थ्रू हमने ये कैलकुलेट किया था।
ये जैसे मान लो सबसे पहले उसने क्या लिया कि एक टॉर्सनल बैलेंस लिया। टॉर्सनल बैलेंस क्या होगा कि जैसे देखो अगर आप एक थिक स्ट्रिंग अगर लेते हो तो उसको अगर आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो कुछ देर के बाद जब रोटेट छोड़ दोगे, रिलीज करोगे, तो वो अपने आप फिर से अपना ओरिजिनल शेप गेन करता है। जैसे ही अगर सपोज हमने एक स्ट्रिंग लिया और अगर इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट करने के बाद ये ऐसा ट्विस्ट जैसे जैसे रोटेट करोगे तो ट्विस्ट होगा। जैसे ही आप रिलीज करते हो फिर से ये अपना घूम करके ओरिजिनल शेप रीगेन करता है। तो होता क्या है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो है जैसे ही अगर आप रोटेट करोगे तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है और जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करोगे तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये क्या होगा, फिर से अपना शेप रीगेन करता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, इसकी वैल्यू होती है टाउ इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। एक्चुअली माइनस साइन भी लगाते हैं। माइनस साइन हमें ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो हमने क्या किया उसमें कि एक स्ट्रिंग ले लिया और जिसके सी की वैल्यू, ये जो सी होता है इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट। और यहां से एक लाइट रॉड ले करके और दोनों जगह पे एक एक पॉइंट मास हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एक लाइट रॉड है और दोनों जगह पे एक मान लेते हैं कि स्मॉल एम मास का ये हम लोग पॉइंट मास यहाँ पे अटैच कर दिया हमने। उसके बाद यहां से एक कैपिटल एम मास लेकर के इसके पास रखा है यहाँ पे एक कैपिटल एम मास और इस वाले पोजीशन पे एक कैपिटल एम मास रखा हमने। और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो किसके बराबर, डी के बराबर। अब एक बात सोचो कि जैसे ही अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर एग्जर्ट कर रहे होंगे ये दोनों कैपिटल एम मास, तो ये जो रॉड होगा वो ट्विस्ट होगा। और रॉड चूंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, जो स्मॉल एम मास के ऊपर इधर की तरफ, और इस स्मॉल एम मास के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ। उस कारण से ये रॉड क्या हुआ, ट्विस्ट होगा। और ये तब तक ट्विस्ट होगा जब तक कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क है वो इसके टॉर्सनल टॉर्क के से बैलेंस ना हो जाए, तभी तक रोटेट होगा। तो हमने देखा कि यहां से अगर मान लो इसके ऊपर जो टॉर्क है, सपोज ये टोटल लेंथ कितना ले रहे हैं, एल के बराबर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ। तो ये हमने देखा कि इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर और इनटू किसके बराबर, एल के बराबर। यहाँ जो एक फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा अपने पास, तो जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल बाई टू, ये टोटल टॉर्क होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो सी इंटू थीटा के बराबर। और ये सी हमें पता है, ये थीटा अगर हम मेजर कर ले और ये कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास डी और एल हमें पता हो, तो उस समय हमने जी की वैल्यू यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था और यहाँ से जी की वैल्यू उसने कैलकुलेट की थी कि इसी के बराबर आता है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए लेकिन हमें बस यही वाला एक्सपेरिमेंट देखना है। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में। हाँ बोलो, कौन सा, अच्छा केजी स्क्वायर होगा ना, चलो लिखो। Galileo has observed that Galileo has observed that each object is attracted by Galileo has observed that each object is attracted towards earth, each object is attracted towards earth with same acceleration, with same acceleration irrespective of its mass, irrespective of its mass. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, after some years, after some years Newton has explained that Newton has explained in his research work Principia, in his research work Principia,
that each object explained in his research work Principia that each object exert an attractive force on each object exert or an attractive force on another object which is called gravitational force, which is called gravitational force. Next point लिखो, the gravitational force exerted by earth, the gravitational force exerted by earth on other objects, the gravitational force exerted by earth on other objects is called gravity, is called gravity. उसके बाद लिखो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ न्यूटन्स, या ऐसे लिख लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लो और ये पूरा नोट कर लो. चलो इसके बाद लिखो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहली चीज देखो, इसने ये बताया कि जो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, कि इन दोनों बॉडीज के बीच का मीडियम कैसा है. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो उनके बीच का मीडियम कैसा है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसी दूसरे उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा. दूसरी चीज कि जैसे मान लो अगर दो मास अगर रखा हुआ है, सपोज एक स्मॉल m1 मास रखा हुआ और स्मॉल m2 मास, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसी तीसरे मास के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं. नेट फोर्स वो जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन जो इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स है वो किसी तीसरे मास के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. तीसरा, एक तो हमने देख लिया कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरा कि प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा दूसरे मास के, और इसके अलावा अगर देखें तो ये कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है. सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था वर्क पावर एनर्जी में कि सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा फोर्स जो कि हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगे या उससे दूर लगे. तो जब भी अगर देखते हैं कि ये पॉइंट, ये अगर m1 मास है, इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो हमेशा किसकी तरफ लगेगा, m2 की तरफ, और m2 के ऊपर जो लगेगा वो हमेशा किसकी तरफ लगेगा, m1 की तरफ. ये इनकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. चाहे हो सकता है ये 100 से मूव करे, अगर ये मान लो r इक्वल्स टू 10 मीटर के सेपरेशन पे अगर हैं, इस केस में अगर एक केस में मानते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी और दूसरे केस में 20 है, दोनों केस में जो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेम. यानी बेसिकली ये हमेशा किसकी तरफ लगेंगे, दोनों को ज्वाइन करने वाली, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग. ठीक है, और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है. इसके बाद हम देखें कि ये जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अगर सपोज हम लोग देखें कि ये अगर किसी स्टार के आसपास जो प्लेनेट अगर रिवॉल्व करते हैं तो उसके बीच उसके उसके पीछे भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी. तो ये जो फोर्स होता है वो क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे जो लाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स उनके लिए भी वैलिड होता है, और काफी स्मॉल डिस्टेंस पे भी अगर जो ऑब्जेक्ट्स लाई करेंगे उनके लिए भी वैलिड होता है. ये वैलिड कब नहीं होगा, जब लेस देन हमारा जो डिस्टेंस हो जाए वो 10⁻⁻⁹ मीटर से कम हो जाए. ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इट इज independent of the medium present between the two masses, it is independent of the medium present between two masses. सेकेंड लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या एक मिनट इसको ऐसे लिखो,
द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू masses, force of interaction between two masses is independent of the presence of another mass, is independent of the presence of another mass. Next one लिखो, it is central force in nature, it is central force in nature because it always acts, because it always acts towards the center of, towards the center of the other object. It is conservative in nature, it is conservative in nature next लिखो, it is valid for, it is valid for objects lying at large distance, it is valid for objects lying at large distance as well as small distance, as well as small distance. ब्रैकेट में लिख लो, फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 9 मीटर इट इज नॉट वैलिड, फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 9 मीटर इट इज नॉट वैलिड. एक और पॉइंट लिख लो, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. चलो यहां से मान लेते हैं एक पॉइंट, पहले एक बार वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले मान लो एक पॉइंट 2 ले लिया यहाँ पे और इसको हमने डिनोट कर दिया R2 वेक्टर से, और ये एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं जिसको हम ले रहे हैं R1 वेक्टर. ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ले लिया इसका पोजीशन वेक्टर. अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना हो पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, ये जो वेक्टर है वो हमारा क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल या सेकंड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट पॉइंट. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो यहां से अगर देखें तो R2 वेक्टर सॉरी R1 वेक्टर प्लस किसके, ये जो वेक्टर होगा उन दोनों का रिजल्टेंट होगा. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, R21 वेक्टर. यानी R21 वेक्टर क्या है बेसिकली कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल या सेकंड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट पॉइंट के. यहां से हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R21 इक्वल्स टू किसके बराबर, R2. यानी हम यहाँ पे R21 को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, R21 इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस ऑफ कितना, R1 वेक्टर. अगर हमें ये डिनोट करना हो R12 वेक्टर, अगर हमें ये डिनोट करना हो R12 वेक्टर, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेकंड पार्टिकल. तो पहली चीज R12 ये होगा और R21 इधर की तरफ, और ये लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ R12 वेक्टर. ठीक है भाई. अब यहां से मान लेते हैं कि जो दोनों पार्टिकल है या दोनों जो पॉइंट है वहां पे एक एक मास प्रेजेंट है. ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक स्मॉल m1 मास प्रेजेंट है और यहाँ पे एक स्मॉल m2 मास प्रेजेंट है. पहले वाले का जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे वो लिख रहे हैं हम लोग R1 वेक्टर, और सेकंड पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं R2 वेक्टर. अब एक बार देखो, अगर हमें ये लिखना हो कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल या फोर्स ऑन m1 मास विथ ड्यू टू किसके कारण,
m2 के कारण, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू किसके, 2। यहां से अगर लिखे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है तो ये r12 वेक्टर है, या r21 ले लो इधर की तरफ, यहां से ले लिया हमने ये r वेक्टर, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। और जो एक और बात यहां से लिखेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे हम लिखे r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर, r21 के मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, r के बराबर, ठीक है। जो पहले पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जो m2 मास के ऊपर लगेगा वो इसकी तरफ लगेगा, ठीक है। यहां से अगर हमें लिखना है F12 वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, g स्मॉल m1 m2 अपॉन कितना, यहां से देखो तो आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर कौन सा लेना चाहिए, तो ये m1 पे फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन के वेक्टर को हमने क्या लिखा है, r21, तो क्या लिखेंगे इसको, r21 का कैप, ये लिख रहे होंगे। यहां से अगर देखें तो F12 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो g m1 m2 अपॉन कितना, तो यहां से देखें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर स्क्वायर इंटू r12 का कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से फिर इसको लिखे तो माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन किसके, तो ये r की जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या लिख सकते हैं, r12 का क्यूब और इनटू किसके, r12 वेक्टर के, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से अगर देखें तो माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन r12 वेक्टर को क्या लिखोगे, r1 वेक्टर माइनस ऑफ कितना, r2 वेक्टर, इसके मॉड का क्यूब और इनटू कितना, r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर, यही लिख रहे होंगे। अगर माइनस साइन जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि जो फोर्स कैसा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इन जनरल अगर हमें याद रखने के लिए लिखना हो, चूंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दो मास का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और उनके बीच का जो फोर्स निकालना हो वो हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो माइनस साइन हटा करके याद रख लेते हैं। तो ये किसके बराबर, तो g m1 m2 इनटू किसके बराबर, तो यहां से लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस ऑफ कितना, r1 वेक्टर, और अपॉन में कितना, r1 का मॉड माइनस r2 के मॉड का क्यूब। वैसे तो r2 माइनस r1 के मॉड दोनों बराबर ही होगा, तो ये हम लोग लिख लिए। वैसे ही अगर फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल लिखे तो क्या लिखेंगे, तो g m1 m2 और इनटू क्या लिखेंगे इसको, r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर, और अपॉन में क्या लिखेंगे, तो r1 या ऐसे लिख लो r2 माइनस कितना, r1 के मॉड का क्यूब, ठीक है भाई। चलो ये नोट कर लो, ये तभी यूज होगा जब अगर आपको मान लो अगर ये दे दिया जाए कि दो मास का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और तब वो लोग पूछ रहे हो, ये r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 दोनों बराबर ही होंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि अगर माइनस साइन नहीं है तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल अगर लिख रहे हो तो ये r2 माइनस r1 करना है, और फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल लिख रहे हो तो r1 माइनस r2 करना है, ये उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे वो सेम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो अब, चाहो तो इसमें एक में लिख लो यहाँ पे, फोर्स ऑन m1 मास ड्यू टू m2 मास। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसा एक पॉइंट मास ले लिया हमने m0 और इसके आसपास अगर एक से ज्यादा मास है, तो इसके कारण सभी के कारण अगर हमें इस पे इसके ऊपर नेट फोर्स अगर फाइंड करना है, तो मान लो जैसे एक m1 मास यहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरा m2 मास यहाँ पे, और एक तीसरा हमने ले लिया m3 मास यहाँ पे प्रेजेंट है।
इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसकी तरफ लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ, और इस m3 मास के कारण फोर्स जो लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा। ये हम लोग ले लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है उसको क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एम नॉट मास। इसको लिखेंगे r2 नॉट, और इसको क्या लिख रहे होंगे, r3 नॉट। यही होगा, इस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके ऊपर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताता है कि इस एम नॉट मास के ऊपर अगर बहुत सारे मास उसके आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जो नेट फोर्स होगा उस एम नॉट के ऊपर, जो एफ नेट हम लोग किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एफ नॉट से डिनोट करें, तो वो सारे के बीच का जो इंडिविजुअल फोर्स होगा, यानी एम नॉट एम वन के कारण, एम टू के कारण और एम थ्री के कारण, उन सब का क्या होगा, वेक्टर फोर्स। तो क्या लिखेंगे इसको, एफ नेट इक्वल्स टू फोर्स ऑन एम नॉट मास ड्यू टू फर्स्ट प्लस एफ नॉट टू प्लस ऐसे ही क्या होगा, एफ नॉट थ्री, और अगर ऐसे ही अगर बहुत सारे मास है तो हम सबका क्या लेंगे, समेशन। तो बेसिकली ये क्या आएगा, सिग्मा ऑफ एफ नॉट आई कैप, और आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहां तक, n तक। जो एफ नॉट वन की वैल्यू अगर लिखेंगे, तो यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू जी एम नॉट इंटू एम वन अपॉन कितना, तो यहां से क्या लिखोगे, आर वन नॉट का क्यूब इंटू कितना, आर वन नॉट वेक्टर के बराबर, प्लस सेकेंड अगर लिखोगे तो जी एम वन एम नॉट एम टू अपॉन आर टू नॉट का क्यूब इंटू आर टू नॉट वेक्टर प्लस जी एम नॉट इंटू एम थ्री अपॉन किसके, आर थ्री नॉट का क्यूब और इंटू आर थ्री नॉट वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, इन जनरल अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो सिग्मा ऑफ जी एम नॉट इंटू एम आई अपॉन आर आई नॉट का क्यूब इंटू आर आई नॉट वेक्टर, और i इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहां तक, तो n तक लिख देंगे। इसमें अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तब। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इसमें लिख लो स्टेटमेंट, the resultant gravitational force the resultant gravitational force acting on a particle the resultant gravitational force acting on a particle due to a number of point mass due to a number of point mass is equal to the vector sum of is equal to the vector sum of all the forces exerted by is the vector sum of all the forces exerted by individual masses vector sum of all the forces exerted by all the individual masses on that particle individual masses on that particle। चलो अब इसमें एक सवाल ऐसा बेसिक सा जो बनता है, जैसे मान लो ये अगर हमने स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर के ऊपर बहुत सारे अगर मास रख दिए, ये एक मास यहाँ पे चारों कॉर्नर पे मास रख दिया, जो भी मास हो अलग अलग हो उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर मास के ऊपर फोर्स निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है, सिंपली क्या है अपने पास, इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स देखो ये इधर की तरफ होगा, इसके कारण इधर की तरफ और इसके कारण इधर की तरफ, सबका वेक्टर सम लेने की जरूरत है। अब ऐसे ही स्क्वायर दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे, ट्राइंगल दे देंगे, कुछ इसी तरीके का करेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल लिखो यहाँ पे, एक यहाँ पे स्मॉल m मास है और यहाँ पे एक 2m मास दिया हुआ है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है d के बराबर। चलो लिखो, इफ द टू masses
if the two masses are moving on a circular path due to their mutual force of interaction, फाइंड फर्स्ट पार्ट लिखो ओमेगा और सेकंड पार्ट लिखो रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सेकंड पार्ट है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एटलीस्ट सभी को पता है, mvr के बराबर हो जाएगा या i इंटू ओमेगा, को दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सवाल समझ आया? जैसे दो मास यहाँ पे रखा हुआ है, एक m एक 2m, d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ, दोनों फोर्स बराबर, तो उस कारण से ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेंगे तो किसके अबाउट मूव करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमें ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, √3 gm/d, और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, चलो देखो इधर, यहां से हमने देखा कि ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां से किसके बराबर होगा? 2d/3, और यहां से d/3 पे, यहां से d/3 और यहां से 2d/3 के बराबर होगा, ठीक है। अब एक बार देखो, इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ जो F फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर फोर्स वैसे सेम ही लगेगा, और अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो यही सर्कुलर पाथ, सॉरी, यही जो फोर्स होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो F की वैल्यू आप चाहो तो किसी मास के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो जो F इक्वल्स टू आएगा वो किसके बराबर? G इंटू स्मॉल m इंटू 2m अपॉन किसके? तो जो फोर्स लगेगा वो किसके? डी स्क्वायर के बराबर, और इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा? तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इंटू जो रेडियस होगा पहले वाले के लिए वो किसके बराबर? d/3। तो यहां से m की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो, सॉरी, ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? कौन सा? हाँ, ये 2d/3, 2d/3। तो यहां से ये किसके बराबर आएगा? 3, एक तो m से ये m सारा कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हुआ, और क्या कर कैंसिल आउट हो रहा है? √3 अपॉन कितना? d³ के बराबर। अगर आप यही चीज लेते अगर 2m मास के लिए, तो उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है वो कितना? 2d/3 होता है, सॉरी d/3 होता है, और इस यहाँ पे भी मास क्या रहता है? सेम। ओमेगा वहां से भी सेम आएगा। दूसरा, अगर हम एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाले तो मान लो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2m, क्या लिखेंगे? तो im इंटू ओमेगा अपॉन किसके? i ऑफ 2m इंटू ओमेगा। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम होगी। तो जो पहले का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर? mr²। तो m इंटू, जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा तो ये किसके बराबर? m इंटू r की जगह पे क्या लिखोगे? तो 2d/3 का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू किसके बराबर? तो d/3 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? 2 2 जा 4/2, 2 आ रहा है क्या? 2 ही आएगा ना। चलो, Lm अपॉन L2m जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। चलो अगला सवाल लिखो। अब यहाँ पे मान लो ये जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो यूज किया है वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए, ठीक है। पॉइंट मास के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है कि जैसे उनके बीच का जो सेपरेशन हो उस मासेज के डायमेंशन से क्या हो? काफी ज्यादा हो। जैसे अगर सपोज 2 सेंटीमीटर का मास है, अगर 2000 सेंटीमीटर से अगर वो सेपरेटेड है, तो उनके बीच का जो, उन दोनों को जो है वो हम लोग क्या ले सकते हैं? ऑलमोस्ट पॉइंट मास ले सकते हैं। ये चीज हम डायरेक्ट जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं कर सकते। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एक कैपिटल M मास का रॉड है और एक L लेंथ का, जिसकी लेंथ L है, और यहां से हमने ले लिया कि A सेपरेशन पे, यहां से अगर देखिए तो R डिस्टेंस पे, चलो मान लेते हैं R डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक स्मॉल m मास लिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करना होगा
तो ऐसा नहीं कि सारा मास हम रॉड के ऊपर यानी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान ले और r प्लस एल बाई 2 डिस्टेंस ले ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसकी लेंथ l है और यहाँ पे एक पॉइंट मास m जो रखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि सबसे पहले कि आप यहां से x डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एक स्मॉल m मास लेंगे। जैसे यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक स्मॉल dm मास लिया और लेंथ कितनी ले ली, dx के बराबर। अब ये जो dx लेंथ है तो ये काफी क्या होगा, काफी स्मॉल साइज का होगा, और dm मास अगर पॉइंट मास अगर है एक तरीके से, तो हम इन दोनों के बीच जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर, तो dF इक्वल्स टू तो g इंटू स्मॉल m इंटू dm अपॉन किसके बराबर, एक्स स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो dm और दूसरा कौन सा, x। तो dm इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, तो dm इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू कितना, लेंथ, तो m अपॉन l और इंटू किसके बराबर, dx, जो इस स्मॉल m मास जो इस की लेंथ है डिफरेंशियल एलिमेंट की। तो df इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू स्मॉल m इंटू dm की जगह पे लिखेंगे कैपिटल M बाई L इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना, dx के बराबर। यही करें, x की वैल्यू जब होगी वो यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी, यानी r से लेकर के r प्लस एल तक, और जब r पे होगा तो फोर्स 0 और जब r प्लस एल पे होगा तो फोर्स f के बराबर। तो यहां से सॉल्व करोगे f इक्वल्स टू किसके बराबर, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, तो r प्लस एल से लेकर के r तक, माइनस साइन जो आया वहां से मैंने मल्टीप्लाई करके लिमिट इनवर्स कर दी है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L, और ये किसके बराबर 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई किसके, R प्लस एल के। एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा हर पॉइंट पे जो फोर्स था वो सेम ही डायरेक्शन पे लग रहा था, इसीलिए हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी जो डीएम मास होगा उस पे भी फोर्स इधर ही होगा, यहाँ पे भी डीएम मास होगा उस पे फोर्स इधर, यहाँ पे डीएम मास वो भी फोर्स इधर, सारे पॉइंट मास पे फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, इसीलिए डायरेक्टली हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इनर्शियल मास। इसको भी 3 दिन में खत्म करना है भाई। नहीं, आज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वाला पूरा खत्म कर दूंगा, एक दिन एनर्जी वाला, तीसरे दिन केप्लर्स वाला। तो नहीं आ रहा है, हाथ उठा के पूछ लिया करो, अब इतने बच्चे थोड़ी रहे तुम लोग यार, कि तुम लोग को मोटिवेट करने की जरूरत है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछो यार। हाँ चलो देखो इधर भाई, अभी तक सब समझ आया, सेमीकंडक्टर में नहीं पूछा मैंने। चलो इधर, ये जाने ये ढंग से समझना आप लोग, ठीक है, नहीं समझ आए पूछ लेना। नहीं देखो इधर, एक ही दिन में खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा फूट रहा है। देखो इधर, पता नहीं, देखो इधर, यहाँ अब ये जो पार्ट है ना, सही में थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ढंग से समझ लेना, ठीक है। एक होता है इनर्शियल मास और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, लेकिन बस ये थोड़ा इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनको डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम एक केस अगर ले रहे हैं कि मान लो एक कार है, ये किसी v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और एक साइकिल है वो भी अगर v वेलोसिटी से चल रहा है। अब एक बात सोचो, अगर आपको रोकने के लिए अगर बोला जाए तो किसको रोकना आसान होगा, साइकिल को रोकना आसान होगा, या अगर हम एक तरीके से बोले कि अगर किसमें मोशन प्रोड्यूस करना आसान होगा तो वो भी किसमें प्रोड्यूस करना आसान होगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v तक ले जा रहे हैं तो, जैसे इसको भी वेलोसिटी v प्रोवाइड करना है और इसको भी वेलोसिटी
v प्रोवाइड करना है। तो ये जो मास होता है ये डिपेंड करता है, या ये जो प्रॉपर्टी होती है वो जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो किस पे, इनर्शिया पे। इनर्शिया पे डिपेंड करता है कि यार किसको अगर पर्टिकुलर मोशन अगर प्रोवाइड करना आसान है और किसको पर्टिकुलर मोशन प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो डिपेंड करता है इनर्शिया पे। और इनर्शिया पे जो डिपेंड करेगा उस प्रॉपर्टी के कारण जो मास होगा उसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। इसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास। ये हमने देख लिया। अब एक बार सोचो, अगर ये कार और साइकिल दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे हो या अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे हो, दोनों जगह पे यही हमारा आंसर होगा कि कार को जो है सेम मोशन देना थोड़ा मुश्किल है और साइकिल को सेम मोशन देना थोड़ा आसान है। अब एक बार देखो, एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो एक बैग अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर आप एक बैग होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर अर्थ पे सरफेस पे अगर आप होल्ड करोगे तो कुछ F1 फोर्स लगाने की जरूरत होगी। और वही अगर अगर बैग अगर आप किसी और प्लेनेट पे अगर होल्ड कर रहे हो तो कोई और फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बार सोचो, मास तो एक ही, ऑब्जेक्ट एक ही, लेकिन एक प्लेनेट पे जो है हमें इस पे अलग फोर्स एक्सर्ट करने की जरूरत पड़ी है और दूसरे प्लेनेट पे अलग फोर्स एक्सर्ट करने की जरूरत पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो हम लोग कितना फोर्स लगाने की जरूरत है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर, हाँ है ना। जहाँ पे m1 जो होगा, अगर सपोज हम इसका मास ले रहे हैं तो अर्थ का मास अलग, दूसरे प्लेनेट का मास अलग, और यहाँ से ये कितना m2 मास, तो ये तो सेम है लेकिन ये चेंज हो जा रहा है। उस कारण से क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स हमें एक्सर्ट करने की जरूरत पड़ रही है वो अलग पड़ रही है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा, अगर एक बार देखो कि इस केस में अगर देखें तो हमारे पास दोनों जगह पे सेम ही फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही थी, या एक तरह से हम लोग बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा और दूसरे प्लेनेट पे भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से, कि F इक्वल्स टू m इंटू ए। इसी से आपको पता चलेगा कि अगर ए एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस करना है या ए एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस करना है, तो इसमें किस वाले केस में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो जैसे अगर मान लो सपोज इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है, तो आप बोल दोगे कि यार F इक्वल्स टू एम ए से हमें पता है कि इसको एक्सेलरेट कराना आसान होगा और इसको एक्सेलरेट कराना मुश्किल होगा। तो ये जो मास है जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग ये प्रोड्यूस करते हैं, वो मास को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल मास। और ये जो मास जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। दोनों में कुछ, दोनों की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली सेम होती है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टी है दोनों का वो अलग अलग है। प्रॉपर्टी इन द सेंस क्या, कि यहाँ पे इसमें एक्सेलरेट कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, हमें उसका मेजरमेंट होता है। और वहां पे किस चीज का मेजरमेंट है, कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से मेजरमेंट की बात करते हैं हम। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ आया कि यहाँ पे वही कार अगर रहे, यहाँ पे वो साइकिल रहे, दोनों को अलग अलग सेम एक्सेलरेशन देने में अलग अलग फोर्स लगेगा और उतना ही अलग फोर्स किसी दूसरे प्लेनेट पे भी लगेगा। लेकिन इस केस में हम किसके ऊपर कंसंट्रेटेड है, इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके ऊपर कंसंट्रेटेड है। जबकि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि ये कितना ज्यादा अपोज करेगा या फिर ये कितना कम अपोज करेगा। तो ये जो मास है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इनर्शिया पे। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इनर्शियल मास। और वो जो मास है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ग्रेविटेशनल मास। क्लियर हुआ? ये दोनों में थोड़ा बस डिफरेंस है कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, बाकी दोनों की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली सेम होती है, यूनिट भी दोनों का सेम होता है। लेकिन बस यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करने का तरीका अलग होता है कि यहाँ पे कुछ और तरीके से सोचते हैं और यहाँ पे किसी और फ्रेम के या किसी और रिस्पेक्ट में सोचते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, अब यहाँ से अगर देखें तो यूनिट मास अगर देखें, इनर्शियल मास हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एम आई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एफ अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अगर मान लो हमने ये कंसिडर किया कि इफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाए 1, तो जो एम आई आएगा वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शियल मास होगा वो क्या होगा, कि अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने फोर्स की जरूरत पड़ रही है, वही हमारा क्या होगा, इनर्शियल मास। और इस केस में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि F अपॉन
जैसे ये m1 मास है तो g इंटू m1/r² जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर, यानी ग्रेविटेशनल मास के बराबर। तो यहां से अगर देखें कि इफ हम लोग देखें कि g m1/r² जो हो जाए वो क्या हो जाए 1। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो mg की वैल्यू क्या होगी, फोर्स के बराबर। यानी हम ये जो ग्रेविटेशनल मास डिफाइन करेंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आप एक यूनिट फील्ड इंटेंसिटी में अगर किसी भी मास को रखते हो तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास। दोनों मास का जो मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो दोनों सेम होती है, बस थोड़ा सा जो सोचने का या डिफाइन करने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पे अब एक बात सोचो, इस साइकिल के साथ अगर या इस कार के साथ अगर चार अगर साइकिल या कार अगर और भी रख दो तो भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो भी ये इनर्शियल मास चेंज नहीं होगा। क्योंकि यार हमें पता है यार अगर इसको अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने में एक पर्टिकुलर फोर्स ही लगेगा, चाहे उसके साथ 10 साइकिल और हो या उसके साथ अगर 10 कार और भी प्रेजेंट हो, आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस केस में अगर सपोज एक मास हमने यहाँ पे रख दिया, एक मास यहाँ पे रख दिया, तो ग्रेविटेशनल मास जो है हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ अदर मास पे डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ अदर मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो अब एक और चीज देखो, यहां से हमने एक इनके बीच का एक इक्विवेलेंस निकाला। इक्विवेलेंस निकालने का मतलब क्या है कि इनका यही से पता चला कि दोनों की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकली सेम होती है। जैसे मान लो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी h हाइट से ड्रॉप करें, h हाइट से अगर ड्रॉप करें, ये स्मॉल m मास ले लिया, ये कैपिटल M मास, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g के बराबर। या मान लो अपने पास इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, a। ये एक्सेलरेशन जो आता है वो कहां से आता है, तो F इक्वल्स टू किसके कारण, g m1 या g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² इक्वल्स टू क्या वही मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यार एक बार सोचो, जो इसका जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये इसी फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस होता है। अरे हाँ ना, जब जैसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करोगे तो जो mg जो हम लोग स्मॉल g की बात कर रहे होते हैं वो कहाँ से आता है, वो चलो एक काम करो, दिखाई तो दे ही रहा होगा तुम लोग, लिख लो एक बार, हेडिंग डालो इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। पहले अब देख ही लो। अब यहां से देखो, जो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये जो a की वैल्यू है ये हमने मान लिया कि यार जो इसका ग्रेविटेशनल मास है वो mg ले लिया, और जो इनर्शियल मास ले लिया वो mi ले लिया। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कौन सा मास वो आता है, कौन सा मास अपने पास आएगा, इनर्शियल। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल मास। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो g कैपिटल M अपॉन r², ये अर्थ सरफेस के नजदीक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनटू कितना लिखेंगे, mg अपॉन किसके, mi के बराबर। अब ये जो है क्या वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, अर्थ के लिए अगर देखें तो ये कांस्टेंट होगा, ना तो वो mg पे डिपेंड कर रहा है और ना ही mi पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हमने देखी कि जो gm/r² की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 के बराबर, ठीक है, 9.8 के बराबर होता है। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब भी अगर एक मास अगर ड्रॉप करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, 9.8 के बराबर ही होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो mg अपॉन mi की जो वैल्यू होती है वो लगभग किसके बराबर, 1। और 1 यानी हमने ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल मास है और इनर्शियल मास दोनों क्या होते हैं, न्यूमेरिकली सेम होते हैं, बस उनको डिफाइन करने का तरीका हमारा क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। चलो लिखो, अब लिखो इनर्शियल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल के ऊपर लिखो, इनर्शियल मास लिखो, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फ्रॉम
Newton's second law. It is defined from Newton's second law of motion. And it is a measurement of inertia of the body, and is measurement of inertia of the body. उसके बाद लिख लो F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ से लिख लेना एम आई इक्वल्स टू एफ बाई ए, इफ ए इक्वल्स टू 1, तो बात यही पड़ जाए। यहाँ से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर, लिख लो। उसके बाद लिखो ग्रेविटेशनल मास, या ऐसे एक और पॉइंट लिख लो, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन या इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मास, does not depend upon presence of another mass। चलो उसके बाद लिखो ग्रेविटेशनल मास डिपेंड्स अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन and is defined as gravitational force experienced by a body, in a unity gravitational field intensity, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट डिपेंड्स अपॉन presence of another mass, उसके बाद लिख लेना ये पूरा नोट करने के बाद हेडिंग डाल लेना इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, और ये लिख लेना कि न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। लास्ट पॉइंट क्या था एक बार बताना, नहीं उसके पहले वाला। अच्छा, ग्रेविटेशनल मास इज डिफाइंड बाय या डिपेंड्स अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इज डिफाइंड बाय the gravitational force experienced by a body in unit gravitational field intensity। चलो हो गया ये। अब इसके बाद जो है ना ग्रेविटेशनल हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और जितने फॉर्मूले लिखे साथ साथ लिखते जाना, बस सबका डेरिवेशन आपको कराया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलो लिखो, हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चलो यहां से देखो, जैसे मान लो अगर कोई भी पर्सन अगर एक बुलेट अगर फायर कर रहा है, तो एक बार देखो, जैसे मान लो अगर बुलेट फायर कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो ये हो सकता है हर एक चीज के जो एक फील्ड होने का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास का वो एरिया जहां पे उस पर्टिकुलर चीज का इम्पैक्ट होता हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगर यहाँ से अगर बुलेट फायर हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जाता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये बुलेट जाएगा। अगर मान लो कोई अगर सपोज यहाँ से लेकर के ये बुलेट अगर इसके बीच में कहीं भी गिर रहा है, तो ये जो बुलेट की जो फायरिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या इसी रीजन में है, केवल इसी रीजन में है। तो ये जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, इस फायरिंग का जो होगा फील्ड कहलाएगा। ये जो होगा, ये जो एरिया होगा वो इस फायरिंग का क्या होगा, फील्ड। कि अगर आप इसके बीच में आओगे तो ही गोली लगेगी, अदरवाइज आप सेफ हो। तो इस फायरिंग का जो इम्पैक्ट है वो किसने एरिया में प्रेजेंट है, इसी एरिया में। तो ये जो एरिया क्या होगा, फील्ड। जैसे मान लो अगर सपोज
अगर हम लोग सारी लाइट्स ऑफ कर दे, अगर एक सिंगल लाइट अगर जले तो उसका भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां तक उसकी लाइट जो है वो पहुंच पाएगी। तो वो जो एरिया होगा जहां तक उसकी लाइट अगर पहुंच पा रही है तो वो उसका क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो सपोज अगर देखे कोई एक, जैसे अगर एक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा वो इसका फील्ड होगा, क्योंकि वो जो भी बात बोलेगा वो कहाँ तक वैलिड होगा, केवल इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में वैलिड होगा। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हुआ वो उसका एक फील्ड हो गया। तो फील्ड का मतलब बेसिकली ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट या उस क्वांटिटी के आसपास का वो एरिया जहां पे उसका इम्पैक्ट हो। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होगा कि अगर जैसे मान लो किसी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड अगर देखे तो इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होगा कि इसके आसपास का वो पूरा एरिया जहां पे इसके कारण एक दूसरा मास जो हो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। अब जैसे मान लो हमने ये चीज देखा है कि अगर दो मास के बीच का जो फोर्स है वो किसके बराबर, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन कितना, आर के बराबर। अब एक बात सोचो, ये जब तक आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी ना हो जाए तब तक ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे मास पे थोड़ा ना, अगर काफी स्मॉल फोर्स ही लगाए लेकिन वो फोर्स क्या करेगा, जरूर लगाएगा। तो इसके आसपास का जो एरिया होगा, जैसे हमने इसको ये डिनोट कर लिया, तो यहाँ पे मास प्रेजेंट होगा तो भी वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे कोई मास है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली इसका जो फील्ड होगा वो कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, इन्फिनिटी तक। तो हर एक मास जो होता है उसके आसपास का वो एरिया जहां पे वो दूसरा मास फोर्स एक्सपीरियंस कर सके वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। और हर एक मास का जो फील्ड होगा वो कहाँ तक हो एक्सटेंडेड होता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास, gravitational field of a mass is defined as, the gravitational field of a mass is defined as the space around the mass, the space around the mass where another mass can experience, where another mass can experience gravitational force, where another mass can experience gravitational force। आज ना मैंने ना तुमसे बहुत लड़ना तुम लोगों से, ये भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये कौन है भाई? सागर गौर। सागर गौर का तो ठीक है, ये डायग्राम भी बना लेना भाई। भाई 19 के बाद कौन सा 13? चलो इसके बाद एक हम लोग हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाँ बोलो क्या हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डाला था, चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड था। चलो अब यहां से देखो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो ये हमने एक कैपिटल एम मास रखा है और ये जो कैपिटल एम मास के इसके आसपास का पूरा जो एरिया होगा वो इसका फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग एक यूनिट मास अगर रखे, वैसे हमने स्मॉल एम मास रखते हैं, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे अगर मान लो सपोज 1 kg का मास ले आओ और ये भी कितना 1 के, अगर मान लो कैपिटल एम kg है तो जो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लेते हैं हम लोग कि यहां से x दूरी पे ये एक पॉइंट मास ले रहे हैं हम लोग और यहां से x दूरी पे एक हम लोग स्मॉल एम मास रख रहे हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी वेक्टर इक्वल्स टू, मान लो अगर इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ये कैपिटल एफ फोर्स अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट मास किसके बराबर करेगा, तो एफ अपॉन एम के बराबर। और यही क्या होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
ये जो कैपिटल एम मास है बेसिकली इसको हम बोलते हैं सोर्स मास, जिसके कारण हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये जो हम लोग स्मॉल एम मास लाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास। जो टेस्ट मास होना चाहिए वो बेसिकली हम लोग क्या रखते हैं, काफी स्मॉल रखते हैं, या फिर इस सोर्स मास को ही हम लोग फिक्स रख देते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर मान लो आप स्मॉल एम मास अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आओगे तो इसके ऊपर भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस कारण से इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो यहाँ से अगर 2 मीटर की दूरी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए या तो इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो आप जो भी स्मॉल एम मास ले आओ, अदरवाइज अगर ये फिक्स नहीं है तो उस केस में काफी स्मॉल एम मास लाना रहता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन है, फोर्स के डायरेक्शन में। एक और चीज देखो, तो जी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मान लो ये अगर स्मॉल एम मास फ्री है, सपोज इस कैपिटल एम मास के कारण अगर हम यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं और ये मास ला करके हमने रिलीज कर दिया, मास ला करके जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस कारण से ये एक्सेलरेट भी होगा। तो अगर न्यूटन्स के सेकंड लॉ से देखें तो जो एफ वेक्टर होगा वो किसके बराबर, स्मॉल एम इनटू कितना, ए वेक्टर, और जो ए वेक्टर आएगा वो किसके बराबर, तो एफ वेक्टर अपॉन कितना, स्मॉल एम। और एफ वेक्टर अपॉन स्मॉल एम हमने क्या डिफाइन किया है, फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से देख लो कि अगर एक स्मॉल एम मास को अगर रिलीज किया जाए किसी दूसरे मास के फील्ड में, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वही उसकी फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सोर्स मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो या तो डायरेक्ट एफ बाई एम कर लो या फिर जो उसका एक्सेलरेशन दिया है वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें निकालना, अगर एक पॉइंट मास के कारण, अगर हमें पॉइंट मास के कारण यहां से एक्स डिस्टेंस पे अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा और एफ वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। क्या इसको ऐसा ले ले, सपोज अगर हम एक्स वेक्टर इधर की तरफ अगर ले रहे हैं तो क्या इसको ऐसे लिख देना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स कैप। तो अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो ले रहे हैं वो एक्स वेक्टर ले रहे हैं, तो इसको क्या लिख देना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स कैप। क्यों, क्योंकि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर। और यहां से अगर जी वेक्टर हम डिफाइन करेंगे तो वो किसके बराबर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, और इनटू स्मॉल एम इनटू, यहाँ से अगर देखेंगे तो जी एम स्मॉल एम अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन किसके बराबर, एम इनटू कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स कैप के बराबर। तो जो जी वेक्टर आएगा वो किसके बराबर, तो जी कैपिटल एम अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप, सॉरी माइनस ऑफ एक्स कैप। ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द मास। यानी जो भी मास होगा जिसके कारण हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे उसके कारण किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द मास। और जो अगर मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कैलकुलेट करें जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो किसके बराबर होगा, तो जी कैपिटल एम अपॉन किसके, एक्स स्क्वायर के कारण। ये किसके कारण होगा, एक पॉइंट मास के कारण होगा ये चीज। जैसे आगे अगर हम लोग जाकर के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस समय भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, वो भी कैसा होगा, एक पॉइंट मास, और उस कारण से हम यही एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखो, इट इज, या ऐसे लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, gravitational field intensity due to gravitational field intensity due to a source mass, due to a source mass at a point is defined as, due to a source mass at a point is defined as the force experienced by, the force experienced by unit mass at that point, the force experienced by
unit mass at that point, the force experienced by unit mass at that point. चलो ये हो गया अपना। उसके बाद लिख लेना यहाँ पे एक और पॉइंट, if mass is, if test mass लिखना भाई, if test mass is free to move, if test mass is free to move, if test mass is free to move, then it will be the acceleration of that mass, या ऐसे लिख लो, then gravitational field intensity will be equal to, then gravitational field intensity will be equal to acceleration of that mass, acceleration of that mass। चलो ये नोट कर लो। उसके बाद इसकी हेडिंग डाल देना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, और ये भी नोट कर लो। इसमें ये सब लिख लो एक बार कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, ये सब भी लिख लो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज towards the force experienced by mass and its direction is towards the force experienced by mass last point क्या था ना, if the test mass is free to move then gravitational field intensity will be equal to the acceleration of the mass। चलो ये भी नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब देखो अपने को यहाँ पे बस फॉर्मूले कुछ ही देखने हैं, ठीक है। जो जैसे अगर एक रिंग के कारण देखेंगे, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, तो उन सब के कारण हमें फॉर्मूला देखना है। सबका डेरिवेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया जाएगा। यहाँ पे एक बार डेरिवेशन करे, दोबारा वहां पे करे तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आप लोग साथ में लिखते जाओ बस। एक हमें देखना है सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग के कारण। एक पॉइंट पहले जो है वो यहाँ पे समझ लो। जैसे अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस जो है वो किसके कारण, एक सर्कुलर रिंग के कारण। सर्कुलर रिंग के कारण अगर देखें तो एक बार देखो, ये सर्कुलर रिंग है, इसके अगर सेंटर पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसके सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, 0। एट सेंटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एट सेंटर जी इक्वल्स टू कितना, 0। क्योंकि यहां से देखो, अगर जैसे मान लो कोई भी अगर एक पॉइंट मास हम कंसिडर करते हैं, यहां से अगर कोई पॉइंट मास कंसिडर करें तो जस्ट उसके अपोजिट जो है एक पॉइंट मास प्रेजेंट है। अब यहां से देखो इस मास के कारण देखें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा टुवर्ड्स द मास होता है। तो ये अगर मान लेते हैं हम लोग जी वेक्टर है तो इसके कारण, या जी1 वेक्टर ले लो तो इसके कारण भी क्या डायरेक्टली अपोजिट होगा, जी1 वेक्टर, हाँ है ना। इस पॉइंट पे अगर देखें तो इसके कारण जो होगा जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टिकल वाले के कारण कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये भी G2 डैश और ये भी G2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्लियर हुआ। एट सेंटर जो होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। चलो इसके बाद देखते हैं एक अगर सर्कुलर रिंग के कारण हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा सर्कुलर रिंग है और यहां से x डिस्टेंस पे अगर देखना है, ये जो है हमारा रेडियस कितना है, कैपिटल R, इसका मास दे रखा है हमने कैपिटल M। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो G की वैल्यू होगी कैपिटल G M इंटू एक्स अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 के बराबर। ठीक है भाई, ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वगैरह देख लो। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, और किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि अगर मान लो ये चीज अगर देखे तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखे तो इधर की तरफ, इस पॉइंट पे देखे तो इधर की तरफ, इस पॉइंट पे देखे तो इधर की तरफ। ठीक है, तो ये हमेशा किसकी तरफ होगा, एक्सिस पे ही होगा और टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर आप उसके दूसरे साइड जाते हो तो भी किसकी तरफ होगा, जैसे अगर मान लो मैंने इस पॉइंट पे अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो किधर,
टुवर्ड्स द सेंटर और किधर की अलोंग द एक्सिस होगा। क्लियर हुआ ये चीज। जो इसका जो कर्व आता है, ये जो कर्व आएगा, ये जैसे हमने मान लिया g की वैल्यू और ये हमने ले लिया x, तो ये जो कर्व होगा, तो यहां से अगर देखें तो ये किसके बराबर होगा, ये कुछ इस तरीके का कर्व होता है। ठीक है, यहां से अगर देखें तो ये इस तरीके का कर्व होगा। जब x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। और जब x इक्वल्स टू आप इंफिनिटी पुट करोगे तो भी किसके बराबर, 0 के बराबर। ये x इक्वल्स टू इंफिनिटी वाला केस कैसे आएगा, तो अब एक बात देखो, क्या हम इसको नीचे ले जाकर के x इक्वल्स टू 2/3 लिख करके ले जा सकते हैं, x इक्वल्स टू 2/3 लिख सकते हैं इसको अंदर ले जा करके। यार अगर x की पावर अगर 1 है, यहां से देखो, तो इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, जी एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर ले जाना अपने को, तो क्या लिखेंगे 2/3, यानी यहां से क्या लिखेंगे x की पावर किसके 2/3 के बराबर। अरे यही लिखोगे ना, तभी तो ये नीचे आएगा 3/2 1 हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा होगा, यही लिखेंगे। अब एक बात देखो, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/3 लिखोगे, और ये कितना लिखोगे, तो यहां से अगर g की वैल्यू देखे तो g इंटू कैपिटल M अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर कितना 2/3, और प्लस ये किसके बराबर x की पावर 2 माइनस 2/3, यानी किसके बराबर 6 माइनस 2 4/3, x की पावर 4/3, और इस पूरे की वैल्यू किस पावर कितना 3/2 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ। अब एक बात सोचो, जब आप x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा, और बचेगा कौन सा, ये वाला टर्म। तो फिर gm बाई दिस वन किसके बराबर 0 के बराबर। क्या क्लियर हुआ ये चीज। तो अब एक बात देखो, ये हमने देखा कि x इक्वल्स टू 0 पे भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी 0, और जब x इक्वल्स टू कितना हो जाए इन्फिनिटी, तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी, यानी बीच में मैक्सिमम होगा, अरे होगा ना, बीच में मैक्सिमम होगा, इधर भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, तो r/√2 पे, r/√2 पे, ये कितना माइनस ऑफ r किस पे √2 पे। ये अब एक बात देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देख लो, बाकी वैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से ये डिराइव करवाऊंगा। तो जो करना क्या आपने को, dg/dx जो करना होगा वो इक्वल टू 0 कर दो, dg/dx 0 करोगे तो वहां से जो आएगा x इक्वल्स टू आपके पास आएगा दो वैल्यू प्लस माइनस r अपॉन किसके √2 के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण, एक सर्कुलर रिंग के कारण। चलो नोट कर लिया सभी ने। तुम लोग को सेमीकंडक्टर की बुकलेट सभी को मिल गई है, मैं कुछ और पीडीएफ उसमें भेज दूंगा आप लोगों ग्रुप में। आज कौन सा दिन है, वेंसडे है ना, तो दो आज अगर भेज देंगे तो 2-3 दिन का भी टाइम है, 2-3 दिन में प्रैक्टिस कर लेना अपने, ठीक है।